नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ELT गेट, DSSB सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन श्रृंखला की यह चौथी वीडियो है और इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आज के श्रृंखला की पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनके संबंध में चर्चा करना है। तो पहला विकल्प है इसमें, उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। यह विकल्प हमारा सही है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मतलब पहला इसमें है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, भाबर एवं तराई है। दूसरा मध्य पश्चिमी मैदान, बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य पश्चिमी मैदान। तीसरा है पश्चिमी मैदान और चौथा है केंद्रीय मैदान, केंद्रीय या इसको मध्य के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय या मध्य मैदान। पांचवा है दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान। छठा है बुंदेलखंड का मैदान। सातवां है पूर्वी मैदान। आठवां है उत्तर पूर्वी मैदान और नवा है विंध्य क्षेत्र। तो हम उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों को कुल 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो विकल्प ए हमारा सही है। विकल्प बी है, आजमगढ़, गाजीपुर और सुल्तानपुर जिले उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह हमारा गलत है। हमारा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें बेसिकली गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल के, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल और देवीपाटन मंडल के जो जिले हैं वो उसके क्षेत्र में आते हैं, उत्तर पूर्वी मैदान में। तो हमारा दूसरा विकल्प गलत है। जो आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर जो है, तो ये सब किस में आएंगे? तो ये सब आ जाते हैं पूर्वी मैदान के अंतर्गत, मैदान के अंतर्गत ये आ जाएंगे। इसलिए जो है हमारा विकल्प 2 गलत है, तो केवल एक सही है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा जो, जैसे अभी एक बार मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, जो पहला तराई है तो उसमें सहारनपुर, मुजफ्फरपुर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली ये सब आते हैं। मध्य पश्चिमी में बरेली, मुरादाबाद मंडल के जिले आते हैं और पश्चिमी में जो है आपके मेरठ मंडल के क्षेत्र आते हैं। इसके बाद केंद्रीय में आपका कानपुर, लखनऊ मंडल है, फतेहपुर का कुछ एरिया कवर करता है। पांचवा जो आपका दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क है उसमें आगरा मंडल के आसपास के क्षेत्र आते हैं। सातवां आपका जो बुंदेल है, झांसी और चित्रकूट मंडल के क्षेत्र आते हैं। सातवां पूर्वी मैदान है, इसमें अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज मंडल के क्षेत्र आते हैं। और उत्तर पूर्वी मैदान में आपका गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन मंडल के क्षेत्र आते हैं। और विंध्य क्षेत्र में कौन से आएंगे? आपका आपका 8वां और 9वां, आपका 9वां है विंध्य। हाँ, विंध्य है तो मिर्जापुर, सोनभद्र और जो आपका प्रयागराज का कुछ परिक्षेत्र उसमें आता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची फर्स्ट में दर्शनों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में आपके उनके संस्थापकों के नाम दिए गए हैं, तो उनका मिलान करना है।
तो पहला सूची फर्स्ट में है, जैसे इसमें जो है कुल 4 दर्शन, जो हमारे खड़ दर्शन का कॉन्सेप्ट है हमारे भारतीय दर्शन में, उसमें से 4 दर्शन दिए गए हैं। पहला है न्याय दर्शन, इनको मिलान करना है, मुझे लगता है, हाँ मिलान करना है। तो न्याय दर्शन किसका है? न्याय दर्शन आपका हो जाएगा अचपात गौतम का। न्याय दर्शन हो गया अचपात गौतम का। वैशेषिक दर्शन है, इसके बाद दूसरा है आपका वैशेषिक दर्शन आपका कणाद का हो जाएगा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का हो जाएगा। योग दर्शन पतंजलि का हो जाएगा। तो हमारा जो है सही आंसर होगा इसमें, जो पहला है, पहले में 2, दूसरे में 1 और तीसरे में 4 और डी में जो है 3। तो 2 1 4 3 आपका सही आंसर होगा। 2 1 4 3 विकल्प ए हमारा सही आंसर है। मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारा न्याय दर्शन है, जिसके प्रणेता जो है गौतम ऋषि को माना जाता है, जिनको अचपात गौतम के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूरा गौतम नहीं दिया जाता है, बल्कि अचपात दे दिया जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनका अचपात गौतम नाम था। तो इन्होंने इस दर्शन का प्रवर्तन किया था, और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको कहा जाता है न्याय सूत्र। मतलब इस संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह न्याय सूत्र है, और इसमें तर्क और ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। यह जो दर्शन है तर्क और ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित। यह भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रमाण और तर्क के माध्यम से सत्य का पता लगाना। जब प्रमाण और तर्क के माध्यम से हम सत्य का पता लगाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति उससे हो सकती है। इसमें कुल 4 प्रमाणों का उल्लेख मिलता है। 4 प्रमाण है इसमें, 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, और 16 पदार्थों का उल्लेख मिलता है। दूसरा आपका इसमें वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन जो किसका है? ऋषि कणाद का है, और जिनको कणभुक या कणभच्छ के नाम से भी जाना जाता था। कणभुक या कणभच्छ के नाम से भी जाना जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये जो है जो भिक्षावृत्त खेतों में पड़े अन्न के माध्यम से करते थे। उनको उलूक भी कहा जाता है। इस दर्शन को उलूक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। उलूक के नाम से भी महर्षि कणाद को जाना जाता है। और सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत अगर भारत में किसने दिया था, तो परमाणुवाद का, ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। परमाणुवाद का सिद्धांत वो भी कणाद के द्वारा ही दिया गया है। कुल 7 पदार्थों पर इन्होंने चर्चा किया है, और इस संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र इस संप्रदाय से महत्वपूर्ण संबंधित ग्रंथ है। इसके बाद आपका है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन ऋषि कपिल का है, कपिल मुनि का है। और सांख्य का अर्थ होता है संख्या संबंधी। इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप सांख्य का देखोगे तो संख्या संबंधी विश्लेषण, संख्या संबंधी विश्लेषण, यह है आपका सांख्य संप्रदाय का सीधा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका का लेखक भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो सांख्य कारिका जो है, एक थे ईश्वर मित्र। तो ईश्वर मित्र की रचना है सांख्य कारिका। सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत पर इसमें बल दिया गया। पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत पर इसमें बल दिया गया है। और पुरुष को जो है चेतन तत्व माना गया है, और प्रकृति को जड़ तत्व माना गया है। इसमें 3 प्रमाण की चर्चा की गई, त्रिगुण सिद्धांत की चर्चा, 25 तत्वों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आपका है योग दर्शन। तो योग दर्शन के जो फाउंडर हैं वो है पतंजल है। और इस संप्रदाय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग सूत्र, जिसमें 196 सूत्रों का, योग सूत्र जो है 196 सूत्रों का एक संग्रह है। और इसमें इस संप्रदाय का जो मुख्य उद्देश्य है वह है योग के माध्यम से चित्तवृत्तियों का निरोध, जिसके द्वारा सत्य या मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और कुल अष्टांग योग की चर्चा होती है। कभी कभी पूछा जाता है अष्टांग योग किस संप्रदाय से संबंधित है। तो अष्टांग योग आपका योग संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें कुल 8 नियम होते हैं। एक बार चूंकि महत्वपूर्ण है इसलिए बता दे रहे, यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, धारणा ध्यान और समाधि। लास्ट में क्या है? समाधि है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च बुखार में तापमान को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को कहा जाता है। तो जो उच्च तापमान जो होता है, जब हमारे शरीर में बुखार होता है ज़्यादा, तो उच्च तापमान को जो कम करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग करते हैं। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। एंटीपायरेटिक्स क्या है? बेसिकली जो है ये दवाएं क्या करती हैं, जो शरीर का अतिरिक्त तापमान होता है उसको कम कर देती हैं और मस्तिष्क के तापमान नियम की जो तापमान नियमन केंद्र होता है, हाइपोथैलेमस जिसको बोलते हैं, उस पे यह काम करती हैं। मतलब सामान्य तापमान को नहीं प्रभावित करती हैं, बल्कि जो बुखार के कारण जो हमारा बढ़ा हुआ तापमान होता है उसको कम कर देती है। इसमें दर्द निवारक दवाएं भी होती हैं, जैसे आप पैरासीटामॉल हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रूफन यूज़ करते हैं, तो ये सब जो है एंटीपायरेटिक्स दवाएं ही होती हैं। इसमें जैसे हेपाटाइटिस भी वही हो गया, एंटीसेप्टिक्स होता है। एंटीसेप्टिक्स दवाएं वो दवाएं होती हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं। जैसे फंगस हमारे शरीर में होता है, तो हम लोग बैक्टीरिया का संक्रमण, जो फंगस होता है उस पे हम लोग, ये त्वचा से बेसिकली एंटीसेप्टिक्स जो है, जब त्वचा से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, खासतौर पर बैक्टीरिया से संबंधित इन्फेक्शन को कम करने के लिए। इसके बाद एंटीबायोटिक्स होता है, तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली जो है कई बीमारियों में इसका यूज किया है, बैक्टीरिया के संक्रमण से यह लड़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया। इन कथनों के संदर्भ में नीचे उल्लिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो पहला अभिकथन ए है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है, यह हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे अधिक अगर कोई शक्तिशाली पद होता है तो वह होता है प्रधानमंत्री का। होता तो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति जो है एक मतलब नाम मात्र का प्रधान होता है। जो मुख्य शक्तियां होती हैं मंत्रिपरिषद का, जैसे प्रधानमंत्री है मंत्रिपरिषद का नेता, बहुमत दल का नेता होता, सरकार का प्रमुख होता है, इसी कारण जो है उसके अंदर सारी शक्तियां होती, इसलिए उसको हमेशा शक्तिशाली माना जाता है। तो विकल्प ये हमारा मतलब कथन ये सही है। कारण आर है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो यह विकल्प भी हमारा सही है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसमें जो है संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है, जो हमारी सरकार होती है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसमें वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो इसकी जैसे कभी कभी पूछा जाता है ना, संसदीय शासन व्यवस्था के क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? अगर मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी हो तो आपकी संसदीय शासन व्यवस्था। दोहरी कार्यपालिका है तो दोहरी कार्यपालिका होती, वो भी संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है, जिसमें नाम मात्र और वास्तविकता की बात आती है। बहुमत दल का शासन होता है, यह भी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। कार्यपालिका और विधायिका का संबंध होता है, ये भी होता। कभी कभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई, तो संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और सही हैं और संसदीय, हाँ ठीक है, दोनों ये सही व्याख्या भी है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ जनजातियों के नाम दिए गए हैं, सेकंड में जनजातियां हैं और फर्स्ट में जो है उनसे संबंधित स्थल हैं। तो रुबाला एक जनजाति होती है, कौन सी? रुबाला। तो रुबाला जनजाति जो है हमारी, वह कहाँ है? वह उत्तरी अरब में पाई जाती है। तो अरब का जो मरुस्थल है उसमें, जैसे इसमें सऊदी अरब आता है, आपका सऊदी अरब आता है, जॉर्डन आता है, ये सब इसमें अरब मरुस्थल में आते हैं। तो रुबाला अरब मरुस्थल ये हमारा सही है। विकल्प भी है, स्वीडन फिनलैंड में लैप्स पाई जाती हैं। तो लैप्स एक जनजाति होती है जिसको हम लोग बहुत प्रसिद्ध है, शामी जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है, या शामी जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। तो यह आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, इन सब में पाई जाती है। तो विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, कोरियाक। कोरियाक एक जनजाति है जो
कहाँ पे पाई जाती है? यह पाई जाती है साइबेरिया में, मुख्य रूप से पाई जाती है साइबेरिया में। तो अलास्का ये हमारा जो है गलत है और सही उत्तर है। इसके बाद आपका है पुनान है, तो पुनान जो है बोर्नियो द्वीप समूह में पाई जाती है, इंडोनेशिया, मलेशिया इन सब में पाई जाती है। तो ये हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अलास्का, कोरिया गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म संस्थान शहर सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी हमें सही सुमेलित करना है। तो एक पहले संस्थान दिया गया है और उसके सामने उससे संबंधित स्थल, उसका जो मुख्यालय है। तो जैसे पहला है इसमें केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय है नागपुर। कहाँ पे है? नागपुर है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी, इसकी स्थापना। और यह भारतीय कृषि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत जो है स्थापित किया गया था, और इसका उद्देश्य था कपास उत्पादन में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो आपका जयपुर में नहीं है, बल्कि यह कहाँ पे है? यह बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है, और ये भी ICAR के तहत स्थापित थी। इसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी। 1993 में 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। तो विकल्प बी जो सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा सही आंसर होगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जयपुर पे न होकर बीकानेर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में है। विकल्प सी हमारा सही है। इसकी स्थापना 8 मई 1988 को हुई थी। 8 मई 1988 को हुई थी, और इसका उद्देश्य था कृषि वानिकी प्रशोध, प्रशिक्षण और प्रसार। पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान था। और नेक्स्ट है केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरकोड में है, जो कि कहाँ पे है? केरल में। केरल के कासरकोड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इसका उद्देश्य है नारियल, सुपारी और कोको जैसी रोपण फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। मित्रों यहाँ पे जैसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, कभी कभी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है। भारतीय बागवानी, यहाँ पे इसको हटा दीजिए, केंद्रीय शुष्क हटा दीजिए, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आएगा तो बीकानेर, केंद्रीय भारतीय बागवानी संस्थान आएगा तो बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी देखना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो पहले उसमें जनजातियों के नाम दिए गए हैं और संबंधित राज्य, दूसरे उसके सामने संबंधित राज्यों का विवरण है। तो जैसे कुकी जनजाति अभी हाल में बड़ी चर्चा में रही है, मणिपुर से संबंधित है। विकल्प हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है लुसाई। लुसाई भी एक जनजाति है जो कि मिजोरम और त्रिपुरा में पाई जाती है, असम में नहीं पाई जाती है। यह असम में नहीं पाई जाती। विकल्प बी हमारा सही आंसर होगा। लुसाई कहाँ पे पाई जाती है? मिजोरम और त्रिपुरा में। मिजोरम और त्रिपुरा में जनजाति पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी। आगे के विकल्प हम देख लेते हैं। चकमा, तो चकमा एक जनजाति है जो कि यहाँ पे त्रिपुरा सही है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश के जो है चटगांव के आसपास भी पाई जाती है चकमा जनजाति। तो विकल्प सी भी सही है। विकल्प डी है डफलास। डफलास अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश कह लीजिए, असम में भी है। अरुणाचल प्रदेश, असम में दोनों जनजातियां पाई जाती हैं। और 2008 से जो है डफलास का नाम चेंज कर दिया गया है, उसको नीसी के नाम से जानते हैं। नीसी के नाम से अब जानते हैं। अगला है चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए हमेशा नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। यह बेसिकली अक्रिय गैस होती है जो बिल्कुल हानिरहित है, बिल्कुल प्राकृतिक गैस है, हमारे वातावरण में भी मौजूद होती है, इसलिए इसका उपयोग करना जो है सुरक्षित होता है। इसलिए
चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस को उसके पैकेट में भर दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं। यहाँ पे भी देखना है कि असुमेलित युग्म कौन सा है। तो इसमें पहला विकल्प लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 15, यहाँ विकल्प हमारा सही है कि जो हमारा लोक सेवा आयोग है वो 315 से लेकर 323, अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक जो इसका विवरण मिलता है। और कभी कभी भाग पूछा जाता है तो भाग 14 है, भाग 14 में लोक सेवा आयोग का विवरण है। इसके बाद है दूसरा विकल्प भी है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से संबंधित, यह भी हमारा सही है। हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में संवैधानिक अनुच्छेदों में जो प्रावधान किया गया है वो आपका 124 से लेकर 147 तक है, 124 से लेकर 147 तक है, और भारत संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है भारत का वित्त आयोग। तो भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 282 में नहीं बल्कि वित्त आयोग की चर्चा 280 अनुच्छेद में की गई है। तो विकल्प सी गलत है और हमारा सही आंसर होगा, यही असुमेलित है यहाँ पे। ठीक है, विकल्प डी है भारत का निर्वाचन आयोग। तो भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, भाग 15 में इसका विवरण है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यदि पहले एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर तो दूसरे भुजा की संगत भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आएगा 8, विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के अलवर में स्थित है, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। 1955 में जो है 1955 में इसकी स्थापना जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। 1978 में, कब 1978 में इसका नाम जो है इसको एक बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। 1978 में एक बाघ अभ्यारण्य घोषित हो गया है। और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का भी इसको दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का भी इसको दर्जा दिया गया था। और यहाँ पे बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, विकल्प भी अलवर हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कनाडा के फ्रेजर नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किसमें फ्रेजर नदी कहाँ पे है, कनाडा में है, और कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसमें कनाडा के पूर्वी भाग में फ्रेजर नदी प्रवाहित होती है। तो हमारा जो कनाडा का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे फ्रेजर नदी प्रवाहित होती है, जो रॉकी पर्वत से है। तो रॉकी पर्वत से निकलकर ब्रिटिश कोलंबिया से होकर यह नदी बहती है। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है लगभग, यहाँ पे चूंकि दे दिया, लगभग 1360 किलोमीटर लंबे मार्ग से बहकर फ्रेजर नदी प्रशांत महासागर में मिल जाती है। यह विकल्प हमारा गलत है, यह विकल्प गलत है। जो आपका फ्रेजर नदी है लगभग 1375 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। और वैंकूवर के पास जॉर्जिया जलडमरू है, जॉर्जिया जलडमरू में यह जाकर मिलती है, जॉर्जिया जलडमरू में जाकर मिल जाती है। विकल्प भी हमारा गलत है। तो विकल्प बी कथन केवल हमारा सही है। अगला है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई होती किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, जिसको उसको हम लोग लिखते हैं KWH, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा जो है इसकी वाणिज्यिक इकाई होती है, जिसको हम लोग वाणिज्यिक भाषा में यूनिट के नाम से जानते हैं। यूनिट क्या है, किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं। यहाँ पे भी असुमेलित कथन का चुनाव करना। तो पहले उसमें जो है खिलाड़ियों के नाम है और संबंधित खेल दिया गया है। तो लक्ष्य सेन एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, विकल्प हमारा सही है, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं।
विकल्प बी है मुरली श्री शंकर। तो मुरली श्री शंकर जो है लंबी कूद के खिलाड़ी हैं, भी विकल्प हमारा सही है। विकल्प सी है भुवनेश मेदिरत्ता। तो भुवनेश मेदिरत्ता भी किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प डी है बलराज पवार। तो बलराज पवार जो है मुक्केबाजी से संबंधित नहीं बल्कि एक नाविक है, यह एक नाविक हैं। तो विकल्प डी हमारा गलत है, अश्वमेलित तो हमारा सही आंसर है। अगला 30वां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है 1857 के विद्रोहों का स्थल है, उसके सामने विद्रोह प्रारंभ की तिथि दी गई है। तो इसमें देखना हमें कौन सा असुमेलित है। तो इसमें असुमेलित आपका है बैरकपुर 29 मार्च 1857, यह सही है। विकल्प बी है मेरठ 10 मई 1857, ये भी सही है। और आपका है विकल्प डी लखनऊ है 4 जून 1857, ये भी सही है। तो विकल्प सी झांसी जो है 10 मार्च 1857 गलत है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में हमने जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज के समय में लोक सेवा आयोग का जो है प्रश्न पूछने का पैटर्न है और तरीका चेंज हो गया है। अब जो है मॉडरेट से अधिक कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट प्रश्न पत्र कम बनाए जा रहे हैं और प्रश्नों का स्वरूप थोड़ा सा लेंदी बना दिया गया है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक जो है आप वीडियो देखिएगा। वीडियो को देखने के पश्चात अपने सुझावों से चैनल को जरूर लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।